नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जिस तरीके से इंडिया के, भारत के स्ट्रेटेजिक वाटर्स में, इंडियन ओशन में, भारत की टेरिटरी नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजिक वाटर्स है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पड़ोस में ये जंग जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही थी, वो अब हिंदुस्तान के मुहाने आ गई है। बहुत दावे किए गए कि देखो कैसे पूरी दुनिया जल रही है और हिंदुस्तान महफूज है, लेकिन जंग मुहाने आ गई। इसके मायने क्या निकाले जाएं? वो वेसल ईरान की, उसको गिराया गया, जो अभी कुछ दिन पहले ही विशाखापट्टनम में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में भारत के न्योते पर आई थी। इसके मायने क्या निकाले जाएं, आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा से। स्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जिन परिस्थितियों में हुआ, मैं चाहूंगा कि आप फैक्चुअल पोजीशन पहले ये बताएं कि ये कहां हुआ। थैंक यू संकेत। देखिए, जहां तक इसकी लोकेशन का सवाल है, ये सही बात है कि ये भारत के इमीडिएट वाटर्स में नहीं हुआ है, या भारत की जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे हम कहते हैं, विच एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, वहां पर भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये तकनीकी आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि ये हुआ है इंटरनेशनल वाटर्स में, जिसमें किसी एक मुल्क की जो है कोई संप्रभुता नहीं है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। और इंटरनेशनल वाटर्स में जो हो रहा है उसको कोई एक देश जो है पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये हुआ है श्रीलंका के ऑफ द गोल्फ कोस्ट में। तो ये श्रीलंका में जहां पर हुआ है, श्रीलंका के मेनलैंड से वहां तक पहुंचना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आपका 25 माइल्स अगर हम बात करें, 24 नॉटिकल माइल्स की अगर हम बात करें, तो इसीलिए श्रीलंकन नेवी ने, क्योंकि एक लॉ ऑफ द सीज है उनक्लॉस, जो जिसका जो तमाम जिम्मेदार जो मुल्क हैं वो लोग उसका पालन करते हैं, और उसके तहत आप बहुत सुनते होंगे हर बार जब भी हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है, सारे साझा बयानों में और साझा स्टेटमेंट्स में कहा जाता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम वाटर्स में ये वो आज़ादी होनी चाहिए कि शिपिंग कैरियर्स सुरक्षित रूप से जो है वो पार हो सके। तो वो उनक्लॉस के तहत एक तरीके का वो लॉ ऑफ द सीज जो है, जैसे जिनीवा कन्वेंशन होता है, वियना कन्वेंशन होता है, कि कानूनी रूप से, कूटनीतिक रूप से जो जिम्मेदार मुल्क हैं उनको किस तरह की एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो उनक्लॉस के तहत भी जो है, जो आपके सबसे नजदीक वाले देश होते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में इस तरह की कोई इंसिडेंट होती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि फिर आप रिस्पॉन्ड करें। और इसी के तहत हमने देखा कि श्रीलंका वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और जब श्रीलंका की नेवी वहां पर पहुंची, जो एग्जैक्ट शिप का लोकेशन है वो श्रीलंका के लिए भी काफी दूर था, लेकिन जिन एरिया में जब डिस्ट्रेस कॉल्स आए और जो नियरेस्ट पॉइंट था उनके लिए, जो उनकी आपकी इंटरनेशनल वाटर्स के करीब वाले एरिया में जब तक वो पहुंचे, तो वहां जो बताया जा रहा है, उन्होंने देखा कि शिप्स के पुर्जे पड़े हुए थे, राफ्ट्स कर पड़े हुए थे, और बेसिकली जो है बहुत सारे पार्थिव शरीर वहां पे फ्लोट कर रहे थे। स्मिता, आप 2 दशक के ज्यादा ऊपर से ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग, उस पर विश्लेषण करती आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी और की, जहां पर ठीक है मैं समझ सकता हूं लैंड टेरिटरी वो आपकी नहीं है हिंदुस्तान की, लेकिन ये हिंदुस्तान, इंडियन वाटर्स कहा जा सकता है इसको, इंडिया स्ट्रेटेजिक वाटर्स एक्सटर्नल अफेयर्स टर्मिनोलॉजी में। ये पिछली बार ऐसा कब हुआ जब कहीं और का युद्ध आ करके इस तरीके से दो देश जिनका कोई लेना देना नहीं है वो इंटरनेशनल वाटर्स में आके लड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश वो खुद ये चीज बोल रहे हैं कि ये तो कोई जंग तो घोषणा उसकी हुई नहीं, किसी ने ऑफिशियली ये थोड़ी बोला इट इज वॉर। फिर उसके बाद अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो ये क्राइम है। मैं आपका विश्लेषण चाहता हूं। संकेत, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, और तमाम उन लोगों को जो बार बार तकनीकी आर्ग्यूमेंट ला रहे हैं, जिस पर अभी हमने बात की कि ये इंडिया की वाटर एरिया नहीं है, ये इंडिया का नियंत्रण क्षेत्र नहीं है, उसके बाहर हुआ है, तो भारत क्या कर सकता है, इसमें भारत को ब्लेम मत कीजिए। देखिए, पहला तो मैं लोगों को ये बता दूं कि कोई भारत को यहां पर ब्लेम नहीं कर रहा है इस इंसिडेंट के लिए, लेकिन भारत इस इंसिडेंट को लेकर आगे कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को कैसे उठाता है, वो एक जरूरी टॉकिंग पॉइंट क्यों है, वो आपने जो सवाल उठाए हैं उससे लिंक्ड है।
हम जब हिंद महासागर की बात करते हैं, इंडियन ओशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कितना वाइटल है इंडिया के लिए। हमारी जो कारोबारी रूट्स हैं, 80% हमारी जो ट्रेड रूट्स हैं, वो इंडियन ओशन के जरिए हैं। 90% हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, उसकी कॉन्ड्यूइट भी जो है वो इंडियन ओशन से है। इंडियन ओशन हमारी मॉनसून क्षेत्र, मॉनसून्स पर जो है आप देखते हैं कि उसका इतना इंपॉर्टेंट उसका इफेक्ट रहता है हमारी कृषि क्षेत्र के नजरिए से। और यही वजह है, और एक मैसिव फिशिंग इंडस्ट्री है। उस फिशिंग इंडस्ट्री को भी जो है पनपने के लिए इंडियन ओशन में जो है बहुत बारी दरारें भी हो जाती हैं, तनाव भी हो जाता है। भारत श्रीलंका के बीच में हम देखते रहते हैं कि किस तरीके से फिशरमैन अरेस्ट होते हैं। स्ट्रेटेजिकली जैसे मालदीव्स के साथ जब भारत की तनातनी होती है, तो हम क्यों कहते हैं कि मालदीव्स के साथ रिश्ते सुधारो? क्योंकि मालदीव्स इतने इंपॉर्टेंट एक पोजीशन में बैठा हुआ है एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि वहां अगर आप चीन बेस बना ले, चीन अगर वहां पर ये जो हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं कि शिप्स के मूवमेंट की आजादी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे कारोबार के लिए, हमारे ऊर्जा के लिए, वो अगर हो गया तो फिर हमारी जो है बिल्कुल ही हमारी सीधे तौर पर सुरक्षा पर जो है हमारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो उसके मद्देनजर जब आप देखते हैं कि भारत ने पिछले कई दशकों से इंडियन ओशन को लेकर बाकायदा अपनी कूटनीति पर फोकस किया है, अपनी विदेश नीति को दिशा दी है। हम आयोरा की बात करते हैं, विच इज द इंडियन ओशन, जो आपकी रीजन एरिया की हम बात करते हैं, रिम एसोसिएशन की। तमाम इंडियन ओशन के जो मुल्क हैं उनके साथ हम चाहते हैं कि रिश्ते हमारे अच्छी बने रहें। और इंडियन ओशन को सेंटर करते हुए, केंद्रित करते हुए, खुद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज पर जोर दिया है, जिसमें हम सागर पॉलिसी की बात करते हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी ऐसी पुरानी साउंड बाइट्स दिख जाएंगी जहां पे वो बकायदा कह रहे हैं कि भारत अपने आप को एज ए नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी इंडियन ओशन में मानता है। हम आज से नहीं, देखिए जब 2004 में सुनामी भी आई थी और उसके बाद से बहुत ज्यादा हमने देखा था कि HADR, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, इन सब क्षेत्रों में बहुत सारे मुल्क एक साथ आकर काम करने लगे। नेवल एक्सरसाइजेस शुरू हुई, तमाम चीजें शुरू हुई। भारत कहता है कि हम इस रीजन में, क्योंकि हम एक बड़ा मुल्क है, हमारी एक बड़ी नेवी है, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारे इस रीजन से जो शिप्स हैं, देखिए अगर तो आपने जैसा कहा कि अगर युद्ध की घोषणा की हुई होती तो अलग बात है, लेकिन युद्ध की घोषणा नहीं है। और युद्ध जहां चल रहा है, जिस खाड़ी मुल्कों में जहां पर चल रहा है, जहां पर अफेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, उन इलाकों में, उसमें से हजारों मील दूर के इस क्षेत्र में अचानक से जब एक अमेरिकी सबमरीन टॉर्पीडो के जरिए उड़ा देता है एक ईरानियन फ्रिगेट को, जो दरअसल जिसको हमने एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर न्योता भेजा था हमारे एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो विशाखापट्टनम में हुआ। 1995 से शुरुआत हुई थी मिलन के इस मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस की, हर 2 साल में एक बार ही होता है। और वो एक्सरसाइज खत्म हुई, ये जहाज, अगर इनको लगा होगा कि भाई हम इस एरिया में सुरक्षित हैं, इंडिया ने हमको बुलाया है, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इंटरनेशनल वाटर्स है, तभी तो वहां से निकली होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या इस शिप के कैप्टन ने भारत को रिक्वेस्ट किया था कि हम कुछ दिन एक्स्ट्रा डॉक करके रह जाते हैं क्योंकि युद्ध की स्थिति है, या भारत ने क्या ये इनको कहा कि आप कुछ दिन रुक जाइए क्योंकि पिछले 4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं घमासान मचा हुआ है। लेकिन जब ये शिप वहां से गुजरती है, इसके जो एथिकल डिलेमास हैं वो आज बहुत ज्यादा हमारे सामने खड़े हो गए हैं संकेत। यानी कि स्मिता जी ने बड़ा बखूबी बताया कि ये बोलना कि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ है, इस वजह से इस बारे में भारत को कोई आरोप ना लगाए, आरोप कोई लगा भी नहीं रहा है। बात यहां पर वर्चस्व की हो रही है, बात यहां पर जो बोला गया सुरक्षा प्रदान करने की हो रही है। और स्मिता, इससे जुड़ी हुई एक बात यह भी कही जा रही है कि आप फिर किस तरीके से उम्मीद करेंगे कि आपके वाटर्स में लोग फ्रेंडली नेवल एक्सरसाइज और आपकी नेवल माइट पर भरोसा करके इन ऑपरेशंस के लिए आएंगे? मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। एब्सोल्युटली संकेत, दिस इज एट द कोर ऑफ दिस डिबेट कि आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की हर स्तर पर इजराइल और अमेरिका ने जो धज्जियां उड़ा दी हैं, उनके पास अब ये कोई सरमन देने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी दूसरे मुल्क को, वो चीन हो, वो रूस हो। देखिए 2-3 बहुत अहम सवाल हैं। पीट हेग्सेथ, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, जो पहले उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ करता था, उनके रक्षा मंत्री हैं हमारे जो काउंटर पार्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो,
एक तो आप उनकी भाषा को सुनिए, जब वो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं इस टॉर्पीडो के जरिए, जिसे उन्होंने कहा कि ये क्वाइट डेथ, साइलेंट डेथ है फ्रिगेट के लिए, फ्रिगेट ब्लो अप हो जाता है, उसको बकायदा आपने कैप्चर किया है और उन इमेजेस को आप दिखा रहे हैं। वो कहते हैं द शिप थॉट इट वॉज परहैप्स सेफ इन द इंटरनेशनल वाटर्स। शिप ने ये अगर सोचा तो इसके पीछे वजह थी ना कि क्यों सोचा, आप उसका माखौल उड़ा रहे हैं। दूसरा, आपकी अमेरिकी सबमरीन यहां पर पनडुब्बी इज लर्किंग इन इंडिया स्ट्रेटेजिक यार्ड, और हमें पता नहीं। संकेत, आपने भी विदेश नीति कवर की है टीवी चैनल्स के लिए। जब जब चीन का कोई पनडुब्बी की खबर आती थी या जहाज वॉरशिप का खबर आता था कि उन्होंने आकर डॉक किया है श्रीलंकन हार्बर में, पोर्ट में, बांग्लादेश में, हमारे यहां जिस तरीके से चीखम चिल्लाना शुरू होता है और जिससे द्विपक्षीय रिश्तों पर हमारे पड़ोसियों के साथ तनाव हो जाता है कि आपने कैसे इजाजत दे दी एक चाइनीज वेसल को डॉक करने के लिए, या चाइनीज पनडुब्बी क्यों देख रहा है, वो सर्वेलेंस कर रहे हैं क्या? जस्टिफाइड है। चीन के साथ हमारे बिल्कुल जो है निश्चित रूप से खतरे की घंटी बजनी चाहिए जब जब ऐसा हो, लेकिन एक अमेरिकी पनडुब्बी घूम रहा है, आपको पता नहीं, और अगर आपको पता है तो फिर आपने क्या कहा? दूसरी बात है, जिस अमेरिका के साथ आप आज की तारीख में इंडो पैसिफिक पर इतना जोर देते हैं, इसको पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, बराक ओबामा के टर्म में एशियन रीबैलेंस की गई और इसे इंडो पैसिफिक किया गया। इस इंडो पैसिफिक में आप देखते हैं क्वाड्रिलैटरल जो है डायलॉग समिट की बात होती है 4 शीर्ष नेताओं के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के बीच में। मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेस होती है जिसमें बहुत सारे मुल्क जुड़ते हैं। वो अमेरिका के साथ में आप किस तरह की इंटरऑपरेबिलिटी कर रहे हैं, जिस अमेरिका के साथ में आपने 3 फाउंडेशन पैक्ट किए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज अग्रीमेंट भी है, लेमुआ है, कॉमकासा है, जो इस सरकार में 2016 के बाद साइन की गई हैं। क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे पार्टनर को जो आपके स्ट्रेटेजिक यार्ड में ऐसा काम करके आपको इतना ज्यादा एम्बैरस कर दे, आपको इतने मुश्किल पोजीशन में कर दे? और सबसे जरूरी बात है कि भाई, अगर जहाज में बहुत अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं, अगर आपको लगता है कि एक जहाज लैस है हथियारों के साथ, उसका मकसद ठीक नहीं है, उसको फ्लैग करके, सीज करके, वो ऑपरेशंस के लिए कायदे कानून होते हैं। युद्ध की स्थिति में अगर यहां पर युद्ध चल रहा होता तो मैं फिर भी मान लेती कि ठीक है, ये डायरेक्ट वॉर है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। आपने थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को अपना पर्शियन गल्फ से, गल्फ एरिया से यहां एक्सपैंड करके आप इंडियन ओशन लेकर आते हैं। यूके, और देखिए पीट हेग्सेट ने कहा कि ये पहली दफा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कि जब किसी पनडुब्बी के जरिए जो है आपने किसी नेवल वॉरशिप को इस तरह से उड़ा दिया हो। वो अमेरिकी नेवी के लिए पहला इंसिडेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। दरअसल यूके और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के वाकये किए जा चुके हैं। 1971 में तो हमारी इंडियन शिप को पाकिस्तानी पनडुब्बी ने इस तरीके से उड़ाया था, पर वो जंग के हालात थे, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था। अभी की तारीख में अगर ये इस तरह का होता है तो आगे आप कौन से नियम कानून मानेंगे? कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी हैं? और कल को ताइवान स्ट्रेट में या साउथ चाइना सी में अगर चीन अब इसी तरह की हरकत करने लग जाए कि हम भैया कोरियन, हम जापानीज शिप्स को उड़ा रहे हैं, हम ताइवानी शिप्स को उड़ा रहे हैं, हमारी पनडुब्बियां, तो वहां पे तो ऑब्वियसली एक चाइनीज अथॉरिटी है ही, आप क्या करेंगे फिर? आप स्मिता, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है और वो यही है कि आपको लगता है कि अभी स्ट्रेटेजिक साइलेंस, स्ट्रेटेजिक वाटर्स में ये जो हुआ है वो भारत के लिए एक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी? कारण इसलिए क्योंकि एक यूएस सबमरीन आई और उसने हथियार से टॉर्पीडो कर दिया एक इरानियन वॉरशिप को, वेसल को, फ्रिगेट को, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में अगर जवाब नहीं आएगा भारत से तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि क्या हमें इसकी नॉलेज थी, और अगर थी तो क्या हमने ये जानते हुए ये होने दिया, या नंबर 2 हमें नॉलेज नहीं थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि एक यूएस सबमरीन हथियार से लैस आ जाती है और आपको आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस भारत की यहां पर डिजायरेबल नहीं है। देखिए, मुझे तो ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस नहीं लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत ही जो है एक कंपल्सिव साइलेंस है। भारत की पिछले दिनों से जो विदेश नीति है, जिसमें एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, हम खामोश हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि भाई जब युद्ध की शुरुआत हुई ईरान और उसमें भी इजराइल ने ये हमला किया एक ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका के बीच में जिनीवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है,
और झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका। ये दुनिया के सामने एक बार फिर से वो 2003 का इराक मोमेंट सा लग रहा है, जहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बहाना बनाकर आप सद्दाम हुसैन के पीछे गए, आपने इन्वेड किया। बाद में हमने देखा कि टोनी ब्लेयर को माफी मांगनी पड़ी, हालांकि ये नहीं है कि ब्रिटेन ने अपनी कोई सबक सीखे। आज भी वो मजबूरी में ही सही, कम से कम ये कह रहे हैं कि हम मजबूरी में साथ दे रहे हैं। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, जो नेटो के उनके एलाइज हैं, सदस्य हैं, अगर ये देश आकर ओपनली कह सकते हैं कि भाई हम आपका साथ तो दे रहे हैं, फ्रांस अपनी जो एयर स्ट्राइक कैरियर है चार्ल्स डी गॉल उसको भेज तो रहा है, ब्रिटेन अपनी एयरक्राफ्ट भेज तो रहा है, इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज हो रही है, इतनी अजीब सी पोजीशन हो गई है कि जिस जेलेंस्की को कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बिठाकर पूरी तरीके से इंसल्ट कर रहे थे, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस वक्त अमेरिका कह रहा है अपने इंटरसेप्टर्स जरा हमें भेज दो, मिडल ईस्ट में हमें शॉर्टेजेस हो रही हैं इंटरसेप्टर्स के लिए। अगर ये देश कम से कम इतनी एक नैतिक करेज दिखा पा रहे हैं कि भाई कल आप मार्क कार्नी के बयान को सुनिए, कनाडा के प्रधानमंत्री को, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसका परमाणु कार्यक्रम एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक तरफा युद्ध शुरू हुआ है, इसमें ना अमेरिकी संसद की तरफ से आपने हरी झंडी ली है, ना आप सुरक्षा परिषद गए हैं, और हम इसका खंडन करते हैं। मेरा कहना यह है कि भारत का ये आर्ग्यूमेंट कि वी डोंट वांट टू रब ऑफ द अरब नेशंस इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि हमारी वहां 1 करोड़ लोगों की जो हमारी मौजूदगी है खाड़ी में, उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है, रियलिज्म अपनी जगह है, लेकिन क्या भारत अपने आप को इतना कमजोर एक इकोनॉमिक शक्ति मानता है, और ये दोस्ती इतने फ्रेजाइल हैं, वो सऊदी अरब के साथ हो, यूएई के साथ हो, जहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी इतनी गर्मजोशी से जो है इनके साथ मुलाकातें करते हैं, इनको हग करते हैं, हैंडशेक करते हैं, कि अगर आपने एक लाइन कह दिया कि ईरान में जो हुआ वो एक तरफा था, या परमाणु कार्यक्रम को आपको हटाना है, आप खामेनी को असैसिनेट करने हैं, वो अलग बात है, लेकिन घुसकर रिजीम चेंज के नाम पर एक हेड ऑफ पॉलिटिकल रिलीजियस स्टेट को इस तरीके से मारना, और जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जिसमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है मिनाब में हुआ वो इंसिडेंट, जहां 160 से ज्यादा ईरानियन बच्चों की जान जाती है, लड़कियों की। मतलब आप ईरानियन औरतों के हक के लिए पूरा पश्चिमी देश, जो पश्चिमी जगत जो है, वो आंसू बहा रहा था कुछ महीनों पहले तक, उनकी हक की बात कर रहा था। आज इस ईरान को ही आपने नेस्तनाबूद कर दिया, जैसे कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो ना रहेगा ईरान, ना ईरानियन के ऊपर होगी जुल्म, आप क्या इसी थियरी पर काम कर रहे हैं? मतलब ये आपकी सिंपैथी और आंसू कहाँ गया? और उसमें इंडिया का ये जो साइलेंस है, आप जब खुद को एक ग्लोबल साउथ का वॉइस कहते हैं, ब्रिक्स में ईरान आपका इंपॉर्टेंट पार्टनर है रूस चाइना के साथ में, एससीओ में ईरान को आप लेकर आते हैं, और आप एक लाइन, अगर एक वहां 160 से ज्यादा लड़कियों की जान जाती है, अब यहां पर आप देखिए 30 लोगों के करीब, 30 या 32 लोगों को श्रीलंका नेवी ने रेस्क्यू किया है, 180 यहां पर नाविक थे इस शिप में, और ऑफिशियल्स एंड पर्सनल थे, जिनमें से माना जा रहा है कि करीब 148 से 150 लोग, 80 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, बाकी लोग अभी भी मिसिंग या डेड ही माने जा रहे हैं। इतने लोगों पर अगर आप एक लाइन नहीं कह सकते हैं सिंपली सिंपली एक मानवीय रूप से, तो मुझे लगता है कि हमारी मोरल स्टैंडिंग जो है, रियलिज्म अपनी जगह, ट्रांजैक्शनलिज्म अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नैतिकता से पूरी तरह से परे हो जाना पड़ेगा, या आप मानवीय वैल्यूज को पूरी तरीके से आप भूल जा सकते हैं। ये तो स्मिता जी मेरा आखिरी सवाल, ये तो देखिए आपने जो बताया वो एक इशू है रिलेटेड टू आवर स्ट्रेटेजिक साइलेंस ऑन द वॉर। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये है कि ये जो अमेरिकी पनडुब्बी, अमेरिकी सबमरीन आपके नेबरहुड में, आपके स्ट्रेटेजिक वाटर्स में, आपके बॉर्डर के बेहद करीब घूम रही है, इसकी जानकारी आपको थी तो सवाल, और नहीं थी तो और ज्यादा बड़े सवाल। आपको नहीं लगता है ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है? बिल्कुल जरूरी सवाल है, और ये सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब में सिर्फ ट्रोल्स की दुनिया ही दिखेगी। जो एक्चुअल जवाब है संकेत, दैट इज वे अबव योर्स एंड माइंड पे ग्रेड, एज सम ऑफ आवर रिटायर्ड डिप्लोमैट्स यूज्ड टू से। इसका जवाब कभी मिलेगा नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे लगता है पर्सनली कि एक बयान यहां पर कम से कम आना चाहिए था। अभी रायसीना डायलॉग चल रही है, आप देखिए युद्ध की ऐसी हालत है, जो हमारी विदेश मंत्रालय की टॉप थिंकिंग टैंकिंग बॉडी है, उसमें बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, अमेरिका के प्रतिनिधि भी आ रखे हैं। अब ये नहीं पता, अगर ये आप सोच लीजिए कि अगर चीन ने ऐसी हरकत की होती, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर लिया होता, अगर किसी तो एक तो हमारा रिएक्शन क्या होता? हम तो शायद मतलब वो डिप्लोमेटिक जो है तुरंत
हम ये कर देते, एक्सपल्शंस कर देते, समन कर लेते, एम्बेसडर को बुला लेते, कम से कम कुछ तो जवाब सीख करते। तो जहां अमेरिका आता है वहां हमारा जवाब जो है भीगी बिल्ली सा बन जाता है। जिस पर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ बार बार कि भारत को भी कहीं ना कहीं सिक्योर होना होगा इन योर स्किन। आप इतने कमजोर मुल्क नहीं हो कि आप कुछ भी ना कह सको। यू हैव टू स्टैंड अप समटाइम्स टू अ बुली, और ये बुलिंग चल रही है। लेकिन ये सवाल क्या ऑफ द रिकॉर्ड बैकग्राउंड में पूछे जाएंगे? हम लोग बहुत लोगों से पूछ रहे हैं इस वक्त। जो करंट सर्विंग ऑफिसर्स हैं संकेत, वो अभी पूरी तरह से मम है, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर जितने रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स हैं इस वक्त, एडमिरल अरुण प्रकाश का आपने नाम लिया, बहुत से लोगों के साथ मैंने बातचीत की है, एवरीबडी इज कंडेमिंग दिस कि इट इज नॉट अबाउट बीइंग इन इंडियाज इमीडिएट वाटर्स, लेकिन ये इंडियन ओशन में इंडिया की जो आपकी स्ट्रेटेजिक हमारा जो वर्चस्व है, ये सीधे तौर पर उस पर घात है। और भारत की खामोशी, भारत का इस मुद्दे पर कुछ ना बोलना हमारे लिए कल को पूरी तरह से एथिकल डिलेमास खड़ा कर देगा कि अगर रूस के किसी शिप को अगर कोई ऑयल ट्रेड हो रहा है, आपने किसी को उड़ा दिया, कोई और देश फ्रांस वगैरह आकर अगर आपके इंडियन ओशन में आकर ऐसे ऑपरेट करने लगते हैं। कल्लोल भट्टाचार्य जी हिंदू के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा 3 दशक पहले वॉइस ऑफ अमेरिका, जिसको भी ध्वस्त कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ट्रांसमीटर लगाना चाह रहे थे इस एरिया में, भारत ने मना कर दिया था। तो जब हम 3 दशक 4 दशक पहले, जब हम आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से हम उतने मजबूत थे भी नहीं जितने हम आज हैं, तब हम उस वक्त अगर खुलकर बोल सकते थे, स्टैंड्स ले सकते थे। हमने 98 में आखिर अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद अमेरिकी क्लिंटन रिजीम के सैंक्शंस को भी झेला है। हमें वो मादा है। इट्स अबाउट फाइंडिंग योर ओन वॉइस एंड रेजिंग दिस इश्यू, क्योंकि ये निश्चित रूप से यू हैव बेसिकली नाउ एक्सपोज्ड एवरी पॉसिबल लॉ एंड ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशन हैज बीन ब्लोन अप टू पीसेस, एंड यू हैव एक्सपोज्ड वेदर इट इज आपकी साउथ चाइना सी, वेदर इट इज ताइवान स्ट्रेट। आपने कह दिया जिसकी लाठी है अब उसी का भैंस है, आप करो आकर मैरीटाइम वाटर्स में जो करना है। स्मिता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।